नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग पूरा अच्छे से सिलेबस को रिवीजन कर रहे होंगे। और जो भी अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, अपनी सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे द्वारा जो भी मॉक टेस्ट दिया जा रहा है आप लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी का एक प्रश्न है कि हमारे द्वारा जो दी जा रही है मॉक टेस्ट, ये कहाँ पे मिल रही है। तो आपको हमारे ग्रुप में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना ना भूलें और ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आपको बहुत सारे मटेरियल्स, मॉक टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दिया जाता है। तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, तो जुड़ जाइए। और बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हुए हैं और जो हमने मॉक टेस्ट बनाया था उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा किए हैं। उन लोगों का स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है। आशा है कि और भी कोशिश करेंगे और अच्छा स्कोर लाएं। और उसमें बहुत सारे बच्चे रोल भी किए हैं। और फिर भी हमारे द्वारा मॉक टेस्ट जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 5 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होंगे फुल लेंथ और अकॉर्डिंग टू जैसे एग्जाम पैटर्न है। और ये जो मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पूरी मॉक टेस्ट को सेट किया गया है और ये विशेषज्ञों द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं है। जो भी त्रुटियां हैं, पिछली बार कुछ कुछ क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में त्रुटियां आ गई थी, वो भी तो टेक्निकल इशू था। तो आशा है कि आपसे कोई इसमें कोई त्रुटियां नहीं होंगी और पूरा ही क्या होगा, बहुत ही कई हमारी टीम है, वो टीम के द्वारा जांच करके ही उस मॉक टेस्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं। तो इस बार जो मॉक टेस्ट आने वाली है वो 5 मतलब एक ही टेस्ट रहेगा जिसमें 5 प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, यानी मॉक टेस्ट रहेंगे। तो आपको मिलेंगे, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, जुड़िए बिल्कुल। और हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, तो हम इस आपके जो सिलेबस में है, डीडीए माली के जो सिलेबस में है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे से भी क्वेश्चन बहुत बनने की संभावना है क्योंकि दिल्ली में अभी भी क्या हो रही है, बहुत सारे पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन के कारण ही क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस पे हम ही पूरा इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आशा है कि आप लोगों के जो भी क्लास जो दिए जा रहे हैं अच्छा लग रहा होगा। और जो अभी न्यू बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी अभी हमारी क्लासेस कंप्लीट नहीं किए उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद से आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट पूरा फुल दिया जाएगा। जब तक आपको एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमारे द्वारा आपको मॉक टेस्ट क्लासेस मिलती रहेंगी। यही है कि थोड़ा सा हमारे द्वारा लेट हो जाता है क्योंकि हम लोगों का रिसर्च चल रहा है, तो रिसर्च में थोड़ा सा बिजी रहते हैं। तो जैसे ही हमको टाइम मिलता है तो हम आपके यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या कॉजेज हो रही हैं, इफेक्ट, और क्या उसको प्रिवेंशन करने का, क्या उसको कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और हमारे द्वारा बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर आप हिंदी में लेकर के आइए या हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आइए। तो देखिए इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा जो भी दिए जा रहे हैं पीडीएफ वो इंग्लिश में ही है क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा ही इजी पड़ता है और हम लोग द्वारा हिंदी में फिर टाइपिंग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा भी कुछ समझ रहे होंगे तो हमारे द्वारा जो हिंदी में पूरा बताई जाती है आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अपने टॉपिक को हम किस में क्लियर करते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जान लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है और मौसम, वेदर क्या होता है। अपने वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस जान ले। तो वेदर क्या होता है, ये कि दिन में वेदर यानी जो मौसम होता है क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन क्लाइमेट एक बहुत लॉन्ग समय, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। क्लाइमेट अगर देखा जाए
तो ये एवरेज लगभग ये 20 से 25 साल का एक एवरेज जो होता है मौसम का, यानी जो भी फिनोमिना चेंजेस हो रही हैं उसी को क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन जो मौसम होता है ये एक दिन में मौसम चेंज होते रहते हैं, यानी कुछ पल में अगर बारिश हो गई तो मौसम बारिश का हुआ, तुरंत धूप हो गया, फिर उसके बाद से तुरंत ठंड पड़ने लगी, तो ये मौसम की फिनोमिना है, यानी इसको वेदर कहेंगे। यानी जो वेदर होगा वो कम समय के लिए होगा, और जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही लॉन्ग समय के लिए होता है। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या। ठीक है, यानी व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है। तो आपने क्लाइमेट जान लिया। क्लाइमेट चेंज होने के बहुत सारे रीजंस हैं। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी तरह तरह के पॉल्यूशन हो गया है। पॉल्यूशन के कारण से क्या हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या कहलाती है, यानी जब क्या हो रही है कि इन्वायरमेंट है, CO2 जब बढ़ेगी, तो CO2 जब बढ़ेगी तो क्या होगी, यानी हमारी जो अर्थ की है टेम्परेचर वही बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगी, यानी जो भी यानी आप देख रहे होंगे कि क्या आजकल ठंड की जो समय है बहुत कम हो गया है। धीरे धीरे ठंड ना मात्र पड़ रही है। पहले क्या होता था, आपने 10 साल 20 साल पहले देखा होगा कि ठंड का महीना लगभग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं दिसंबर बीतने वाला है, उसमें भी क्या है, ठंड नहीं पड़ रही। ठीक है, तो यही क्लाइमेट चेंज का परिणाम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज इन आवर क्लाइमेट वेदर सिस्टम बीइंग द कॉज्ड बाय द वार्मिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी जब आपकी जो अर्थ है वो हीट हो जाती है। ठीक है, हीट क्यों हो जाती है, आप सोचेंगे हीट क्यों होती है। हीट इसलिए होगी कि आपके द्वारा जो पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, पॉल्यूशन यानी एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण CO2 की मात्रा क्लाइमेट में बढ़ रही है, इन्वायरमेंट में बढ़ रही है। ठीक है, और उसके कारण से क्या हो रही है, यानी जो भी सन रेज आ रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, अर्थ पे ट्रैप हो जा रहे हैं। ट्रैप मतलब उसको रोक लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रैप कर लिया जाता है, फिर उसके बाद से टेम्परेचर जो अर्थ की है यानी पृथ्वी की वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, जिसके कारण से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर क्या हो जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी क्या होंगे, यानी नदियों के माध्यम से समुद्र में इकट्ठा होंगे। समुद्र में जब इकट्ठा होंगी तो आप देखेंगे कि समुद्र की लेवल बढ़ेगी। या समुद्र की जब लेवल बढ़ेगी तो जो समुद्र के किनारे जैसे कि मुंबई जैसा शहर है, ठीक है, वहाँ के जो हैं कुछ साल में वो क्या होगा, मुंबई का नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो डूब जाने की संभावना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यही क्लाइमेट चेंज का क्या है वहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, ये वेदर के द्वारा, जो वेदर एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, यानी अर्थ है यानी हीट हो जाती है। ठीक है, टुडे द अर्थ हॉटर देन हैज बीन द 2000 ईयर्स, यानी आज की जो अर्थ देख रहे हैं 2 साल पहले, 2000 साल पहले की जो अर्थ से कंपेयर करेंगे तो इसकी जो टेम्परेचर है आपको बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यानी 1990 वाज, यानी 1990 वाज द वार्मेस्ट डिकेड्स, यानी 1990 में क्या है, वार्मेस्ट डिकेट्स मनाया जाता था। फिर 1998 में वार्मेस्ट ईयर मनाया गया। ठीक है, फिर स्नो कवर द रिड्यूस 10% इन द लास्ट 40 ईयर्स, यानी 40 साल जो पहले जो था, यानी जो स्नो कवर था क्या हुआ था, यानी 10% जो था, यानी स्नो कवर रिड्यूस हो गया था। ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज इन द ग्लोबल इशू, यानी जो क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल इशू है, पूरे विश्व में ही क्या है इसका इशू। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह का कन्वेंशन करते हैं, ट्रीटी करते हैं कि भाई कोई ऐसा कि ना पॉल्यूशन करे। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह हम लोग मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पूरे विश्व लेवल पे क्या है, ये क्लाइमेट चेंज का इशू है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का परिणाम आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, कि आजकल क्या है कि ठंडी में भी बारिश हो जा रही है। ठीक है, और जिस समय बारिश होने चाहिए उस समय बारिश हो नहीं रही है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ रहे हैं। ठीक है, गर्मी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है,
अब देखेंगे कि व्हाट इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कौन कौन से कॉज हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग। अब जो भी हम टॉपिक बताएंगे आप लोग इससे एक्स्ट्रा और जो भी फैक्ट होगा आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बहुत बड़ा जो क्लाइमेट चेंज को इशू कर रहा है, ठीक है। अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या यानी जो क्या होती है, यानी हमारी जो अर्थ जो है यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में, ये अर्थ की क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सन है। सन के द्वारा क्या होती है, यहाँ पे रेज अर्थ पे पड़ती है, ठीक है, अर्थ पे पड़ती है, ठीक है, आप लोग को पता है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, यानी कितना पॉल्यूशन फैला दिए हैं, इतना पॉल्यूशन कॉज कर दिए हैं कि यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 का लेवल जो है ये बढ़ गया। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि हमारे प्रेजेंट में इन्वायरमेंट में CO2 का जो परसेंटेज है कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 0.03 या 0.04% के करीब है, ठीक है। या एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट में कितने परसेंट CO2 है, ठीक है। आशा है कि आपको और भी सारी चीज़ें पता होंगी कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से गैसेस कितने परसेंट होंगे। और एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और किस लेयर में कौन सी क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे। जब पॉल्यूशन होता है तो इसमें क्या होते हैं, CO2 का लेवल बढ़ जाता है और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस आप जानते होंगे कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आपको पता होगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब CO2 बढ़ जाता है तो यहाँ से सनलाइट जो आती है तो ये यहाँ पे अर्थ पे डायरेक्ट पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ से जो ट्रांसपेरेंट मतलब यहाँ पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर के फिर उसको इन्वायरमेंट में जाना होता है। लेकिन जब यहाँ पे CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसको इस लाइट को ऊपर जाने नहीं देती, जिसके कारण से क्या होती है, अर्थ पे ही सनलाइट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, एक ब्लैंकेट बन जाता है, जिसके कारण से अर्थ की क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगी अर्थ की तो क्या होगी, यानी जिससे जो अर्थ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, आपने सुना होगा नॉर्थ पोल में साउथ पोल में क्या है, सब ग्लेशियर्स हैं। जब ये अर्थ की टेम्परेचर बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलेंगे। जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी ये नदियों के माध्यम से समुद्र में चले जाएंगे। समुद्र की जब क्या होगी, लेवल जब बढ़ेगी, यानी वाटर लेवल जब बढ़ेगी तो समुद्र के जो क्या है, जो बहुत सारे जो शहर हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आशा है कि आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही एक क्या है, पूरा प्रोसेस ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे वृक्षों को लगाना चाहिए, ठीक है, इसको प्रिवेंट करना चाहिए। और भी अदर जो भी देश हैं जो बहुत सारे जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो उससे हम लोग को मीटिंग करके क्या करनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत सारे ट्रीटी करने चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पता चल गया होगा, ठीक है। और ये भी जान लेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर होते हैं और कौन कौन से लेयर में क्या क्या चीज़ें इवेंट होती हैं, ठीक है। इसी में आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है, इसी में आपका सब सारी चीज़ें लेयर बनी हुई है। तो आशा है कि आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्रीन हाउस गैस जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाते हैं तो उसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या है, रिलीज मेथेन फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा एंड द वेटलैंड। यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नेचुरली भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि टुंड्रा एरिया में यहाँ पे क्या है, मेथेन को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ नेचुरल भी होता है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलीज करते हैं, कुछ क्या होता है हम लोग के भी द्वारा, जैसे कि आर्टिफिशियल तरीके से भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकाले जाते हैं। तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता हो गया होगा कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, मेथेन भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, फ्लोरोकार्बन्स हैं, फिर उसके बाद से सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कौन से क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो आप इसमें बताएंगे एक चीज़ इसमें नहीं है कि H2O भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। H2O मतलब आप कहेंगे कैसे, तो H2O जब क्या होता है, यानी
जब पानी क्या होता है, वाष्पित होकर के जब जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो वो भी क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करता है। ये भी क्या करता है, यानी लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये भी ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि H2 इज ग्रीन हाउस गैसेस, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, वो गलत कर देते हैं, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि, और इसमें एक चीज और नहीं है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, यानी जो हमारे जो फ्रिज हम लोग चलाते हैं उससे क्या होते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सब ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। आगे जान लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज रिफर टू द चेंज इन द एवरेज वेदर कंडीशन, यानी कई सालों का जो क्या है, वेदर का जो एवरेज जो होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। यानी आप देख रहे होंगे कि आज ऐसा क्लाइमेट है, ऐसे बहुत दिनों का जब एवरेज, यानी 20 साल 25 साल 30 साल के लंबे दिनों का जब हम एवरेज लेंगे तो उसको क्लाइमेट कहेंगे। और जब भी इसमें बहुत सारे वेरिएशन चेंजेस दिखेंगे तो उसमें भी जाहिर सी बात है, एवरेज में भी क्या होंगे, ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज। इट लास्ट ऑफ द एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे फिगर में आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरा आइस क्या हो गई, यहाँ से पिघल करके ये पूरा नीचे आ गई है, ठीक है, यानी ये समुद्र में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को कॉज करते हैं, जैसे कि फ्लडिंग हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्लाइमेट चेंज, यही सब क्या है, ड्रॉट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, एक्सट्रीम वाटर है, फिर इस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज में अपना रोल निभाते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय, तो नेचुरल फैक्टर में क्या है और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं। नेचुरल फैक्टर जो क्या होते हैं, यानी जो नेचुरल के द्वारा होते हैं क्लाइमेट चेंज, यानी नेचर के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि वोल्केनो इरप्शन है। वोल्केनो इरप्शन यानी जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे लावा और भी तरह तरह के मटेरियल्स निकलते हैं, जो भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, यानी इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सोलर एक्टिविटी, सोलर एक्टिविटी के भी द्वारा क्या होती है, क्लाइमेट चेंज होती है। सोलर एक्टिविटी में यानी बहुत सन रेज आते हैं, सन रेज आएंगे, फिर उसके बाद से वो ट्रैप हो जाएंगे अर्थ पे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, तो उससे भी क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, यानी गर्मी बढ़ती है, ठीक है। सोलर एक्टिविटी में भी ये भी आ जाता है क्लाइमेट चेंज में, कि जैसे आप जानते होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर बनी हुई है। अब आशा है कि ये पता होगा कि आपको ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है, किस लेयर में पाया जाता है। जैसे कि आपने लेयर सुना होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, बहुत सारे लेयर बने हुए हैं। तो आप ये बताएंगे कमेंट में कि ये जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर किस लेयर के बीच में पाया जाता है, ठीक है, आप आशा है कि बताएंगे। तो ओजोन भी है कि ओजोन लेयर है, ठीक है, यानी ओजोन लेयर क्या करते हैं, यानी सन रेज से जो बहुत सारे हानिकारक किरणें आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं, जिसके कारण से हमारे तक वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते और हम लोग उससे बचे रहते हैं। अगर वो फट जाएगी, अगर वो ओजोन लेयर हट जाएगी, तो क्या होगी, बहुत सारे सन के द्वारा जो भी हानिकारक किरणें हैं हमारे तक पहुंचेंगे और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे स्किन डिजीज भी हो सकते हैं। तो सोलर एक्टिविटी भी क्या है, नेचुरल फैक्टर। ऑर्बिटल चेंजेस, ऑर्बिटल चेंजेस बहुत सारे क्या है, ऑर्बिट चेंज हो जाए, ठीक है। आपने अगर आपको पता है कि जो सन है, मून है, बहुत सारे जो प्लेनेट हैं, क्या है, एक ही ऑर्बिट में अपने घूमते रहते हैं। और ऑर्बिट ही चेंज हो जाए, कहीं नजदीक हो जाए, कहीं दूर हो जाए, तो क्या होगी, उससे भी बहुत सारे इवेंट यानी क्लाइमेट में आ सकती है, ठीक है, यानी बहुत सारे क्लाइमेट में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी जितने भी प्लेनेट हैं, एक सेट दूरी पर, एक निश्चित दूरी पे, या निश्चित चाल से वो लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो रोटेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो क्लाइमेट चेंज होगी, ठीक है। और ये जो ओशियन करंट, ओशियन करंट में आपने देखा होगा, ठीक है, ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, यानी ये भी कारण है कि क्या, कि नेचुरल 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 फैक्टर के क्या है, ये कारण है, ठीक है। अगला है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर यानी जो मानव के द्वारा क्या होते हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज किए जाते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में लाते हैं। जैसे कि ह्यूमन कॉज के द्वारा कौन कौन से होते हैं, यानी ह्यूमन क्या क्या करता है, पहले डिफॉरेस्टेशन करता है, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन अगर आप पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं
तो उससे भी क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगला क्या है, कोल माइनिंग। आपने देखा होगा कि बहुत जगह कोयला निकाले जाते हैं, तो वहाँ से भी क्या होंगी, कोयला जब निकाल लेंगे तो उसको जलाएंगे तो क्या होगा, वो भी पॉल्यूशन को कॉज करेगा। अगला बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यानी ये फॉसिल फ्यूल, आप फॉसिल फ्यूल जानते ही होंगे, जो जमीन के अंदर दबी होती है, फिर उसको जैसे कोयला पेट्रोलियम जो भी है उसको आपने जलाया, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, पोल्यूशन को कॉज करेंगे। ठीक है, अगला इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण भी बहुत ज़्यादा ही क्या है, फैक्टर है जो क्लाइमेट चेंज को कर रहे हैं। ठीक है, हाई पॉल्यूशन, जब औद्योगिकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाई पॉल्यूशन होगा। ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैसेस, यानी हमें आपको बता दिया कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज में अपना रोल निभाते हैं। नेचुरल कॉजेस में आप देख रहे होंगे कि यानी सन के द्वारा और अर्थ के द्वारा बहुत सारे इसमें इवेंट जो होते हैं उसको नेचुरल कॉजेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वोल्केनो इरप्शन, आप यहाँ से देख रहे होंगे फिगर में, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या हो रही है, यानी यहाँ पे जब अर्थ हिट हो गई है, यहाँ से क्या हुई, वोल्केनो इरप्शन पूरा हो रहे हैं। देख रहे हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पे गैसेस निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, क्लाइमेट को तो ही चेंज करेंगे। और यहाँ पे जब वोल्केनो निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ से पहाड़ों का निर्माण होता है वोल्केनो से ही। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मैग्मा लावा निकलते हैं, और ठीक है, और इसी से आपको ये पता होगा कि जो रॉक का निर्माण होता है, ठीक है, कैसे होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी में से निकलता है। तो इसी में से क्या होता है, जो यहाँ से आते हैं इसमें जो होते हैं, यानी ये आपने सुना होगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होते हैं, निर्माण होते हैं वोल्केनो इरप्शन के द्वारा ही। ठीक है, इसको ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। ठीक है, अगला जान लेते हैं वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो रिलीज द ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूटिंग वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, बट द इफेक्ट वेरी स्मॉल इमिशन। ठीक है, यानी वोल्केनो इरप्शन के द्वारा भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, जाते हैं, और हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। फ्रॉम वोल्केनो साइंस, यानी 1750 से अबाउट थ्रो एट द लिस्ट 100 टाइम्स। ठीक है, स्मॉलर दोज फॉर फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ठीक है, यानी जो 1970 में जो निकला हुआ था वोल्केनो इरप्शन, ठीक है, वो 100 टाइम्स आप स्मॉलर दोज फॉसिल फ्यूल बर्निंग। अगर आप उसको जो समय जो निकला हुआ था, अगर लगभग 100 बार अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं तो उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो वोल्केनो के द्वारा बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, अगला ओशन करंट, यहाँ देख रहे होंगे ओशन करंट, यानी बहुत सारी तेजी से धाराएं चलती हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ज्वार और भाटा का। ठीक है, तो ओशन करंट आपको पता है कि कब ज्वार आता है कब भाटा आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लाइमेटिक इवेंट है। ठीक है, यानी बहुत तेजी से क्या आते हैं, ये ऐसे धाराएं आती हैं जो बहुत सारी जगह क्या बाढ़ ला देती है, कहीं कुछ क्या कर देती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओशन करंट क्या है। तो ओशन करंट क्या है, ओशन करंट एक्ट लाइक द कन्वेयर बोल्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग वार्म वाटर एंड द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल कुड वेदर फ्रॉम द पोल्स बैक टू ट्रॉपिक्स। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, यानी गर्म गर्म जो भी वाटर्स यानी जो ओशियंस में होती हैं वो क्या होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही तेजी से बहती हैं, बहुत ऊंची ऊंची धाराओं में बहती हैं। ठीक है, इसी को हम ओशियन करंट कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारी क्लाइमेट चेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्बिटल चेंज, अगर यहाँ पे बहुत सारे क्या है ऑर्बिट बनाए गए हैं। ठीक है, अगर इसके में इसमें भी चेंजेस आते हैं, पता चला ये इसमें आ गया और ये इसमें आ गया, तो क्या होगा, उसके द्वारा भी क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्बिट चेंज देखेंगे। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन फॉलो द इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये सन है, ठीक है, बीच में सन होता है, हमारे सौर मंडल में बहुत सारे प्लेनेट हैं। आप बताएंगे कि कितने हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन कितने दूरी पर है। ठीक है, कौन सन के ज्यादा पास है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन किनका क्या नाम है। ठीक है, कौन लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन भोर का तारा जाना जाता है नाम से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ये जीएस के पार्ट में आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसके ऑर्बिट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इनके द्वारा भी क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज होंगे। ठीक है, और जो एक दूसरे से जुड़े हुए कहेंगे कि कैसे एक निश्चित दूरी पर क्या है सेट है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या है एक दूसरे से
जुड़े रहते हैं, ठीक है। नहीं तो अपना ही चेंज है, जैसे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर छेड़छाड़ होगी तो क्या हो जाएंगे, सभी लोग अपना जो पाथ है यानी रास्ता है यानी जो इनका ऑर्बिट जो कक्षाएं बनी हुई हैं वो चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के कारण से क्या हो जाएंगे, बहुत तरह के क्लाइमेट आपको इवेंट देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे क्लाइमेट को में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब currently Earth the closest the sun in the northern hemisphere. However, the Earth tilts the rotation axis cause the bigger changes in the incoming sunlight and the show the bigger effect than the season. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि क्या होता है, सन यहाँ पे जो अर्थ है, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए कि जो ठंडियों में क्यों हम लोगों को ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मियों में ज़्यादा क्यों गर्म पड़ती है, ठीक है। और साउथ में क्यों गर्मी पड़ती है, ये इवेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि जो हमारी क्या है अर्थ है लगभग 23 डिग्री पे क्या हुई, झुकी हुई है, ठीक है। जैसे गर्मियों के समय में क्या होती है, यानी हम लोग यानी सन के ज़्यादा ही पास हो जाते हैं, ठीक है। जब उनका रोटेशन रिवोल्यूशन होता है तो हम लोग यानी गर्मी में उनके ज़्यादा ही करीब चले जाते हैं, जिसके कारण से उस समय गर्मी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, वहाँ पे ठंड क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन लाइट है वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता हो गया होगा, ठीक है। अगला है सोलर वेरिएशन। सोलर वेरिएशन में भी अगर सोलर का जो क्या है, अगर इनमें वेरिएशन आ जाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग डेट को क्या है, यानी 2011 में देख रहे हैं कि सन ऐसे हमारा था, ठीक है। यहाँ पे 2010 में सन की जो स्ट्रक्चर थी ऐसे थी, मई 2010 में ऐसे था, ठीक है। सितंबर 2012 में ऐसे था। तो सन के में अगर थोड़ा चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के यहाँ भी उसकी इफेक्ट दिखेगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इवेंट है, ठीक है। सोलर वेरिएशन जैसे हैज बीन द सजेस्टेड द चेंज इन द सोलर ऑप्टिमम माइट अफेक्ट द क्लाइमेट डायरेक्टली बाय द चेंजिंग द रेट ऑफ सोलर हीटिंग द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली चेंजिंग द क्लाउड फार्मिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर जैसे सन में बहुत सारी वेरिएशन आपको देखेंगे को मिलेगा तो उसी हिसाब से क्या होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से इवापोरेशन होगा। आपको पता होनी चाहिए कि जो कैसे इवापोरेशन होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, ये भी इवेंट आपको पता होनी चाहिए। जब सोलर में वेरिएशन आएगा, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन लाइट से ही आती है। सन यही स्रोत है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें वेरिएशन जो देखने को मिलेगी, तो हम जाहिर सी बात है हमारे क्लाइमेट में बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे चेंज होने का, ठीक है। ह्यूमन काइजेस में आप देख रहे होंगे कि यानी ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके कारण से क्लाइमेट में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोल माइनिंग करेंगे तो जाहिर सी यही बात है कि वहाँ पे जो बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे तो फॉरेस्ट को भी हम लोग कट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाएंगे, फिर उसको हम लोग बर्निंग करेंगे, जलाएंगे, तो फिर जाहिर सी बातें क्या होंगी, क्लाइमेट चेंज करने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट को हमने छेड़छाड़ किया तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोल माइनिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अनुसार जो एस्टिमेटेड कोल माइनिंग द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द 10% ऑफ टोटल मेथेन प्रोडक्शन, यानी जहाँ पे हम कोल माइनिंग करते हैं तो क्या करता है, यानी इस डाटा के अनुसार EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अनुसार जो 10% है ये मेथेन प्रोडक्शन करता है, केवल कोल माइनिंग, ठीक है। और सिंस मेथेन इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस में लीड ग्लोबल वार्मिंग, और सबसे ज़्यादा जो क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस कॉज करने के लिए जो मेथेन भी सबसे ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा किस गैसों का ज़्यादा अहम रोल होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये सारी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो मेथेन जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल को जलाया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत सारे धुआं निकल रहे हैं और क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। यानी फॉसिल फ्यूल को जलाना भी क्या है, क्लाइमेट चेंज कर सकता है, ठीक है, करता भी है। हाउ डज फॉसिल फ्यूल इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, कैसे करता है, फॉसिल फ्यूल आर द बर्न, जैसे हम लोग जलाते हैं तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज
करेगा तो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है तो क्या करेंगे, हमारे जो हीट हैं उसको क्या करेंगे, वो ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। और एक जब ट्रैप कर लेंगे तो जिसके कारण से अर्थ की टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर जब बढ़ेगी तो उसी से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जाहिर सी बात है क्या है, क्लाइमेट चेंज होगी। आजकल आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हुआ भी है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस समय बहुत ही, लगभग इस समय ठंडे पड़ने चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, अभी भी ज़्यादा ही गर्म पड़ रही है, ठीक है। तो ये भी क्लाइमेट चेंज का क्या है, कॉजेस है। अब यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जिसके कारण से क्या हो रही है, यानी क्लाइमेट चेंज होगी। ये भी तो जाकर के सॉइल पोल्यूशन फैलाएगा, इसको जलाएंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो आशा है कि आपको सारी पोल्यूशन पता होनी चाहिए, पोल्यूशन के टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हाउ टू प्लास्टिक इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, कैसे करता है कि सनलाइट हीट कॉजेज द प्लास्टिक टू रिलीज पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कि सनलाइट के उस संपर्क में आता है प्लास्टिक तो वहां से भी बहुत सारे हानिकारक गैसेस निकलते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। जो क्या करते हैं, लीडिंग द अलार्मिंग द फीडबैक लूप एंड द क्लाइमेट चेंजेस। ये भी क्लाइमेट चेंज की ही तरफ क्या होती हैं, ये अलार्म देती हैं, ये अपना सिग्नल देते हैं कि भाई इस गैसेस से क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज होंगे, प्लेनेट गर्म हो जाएंगे, ठीक है। प्लास्टिक ब्रेक डाउन द मोर मेथेन एथिलीन, जब प्लास्टिक को जलाएंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन होंगे, डिकम्पोज होंगे तो भी मेथेन और अदर अदर बहुत सारे गैसों में ब्रेक होंगे, जिसके कारण से वो भी क्या करेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जिसके कारण से क्या होंगे, हमारी जो क्लाइमेट होगी वो चेंज होगी, ठीक है, पॉल्यूशन होने के कारण, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, आजकल बहुत सारी क्या हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने देख रहा होगा कि दिल्ली जैसे शहरों में क्या हो रही है, अभी भी बहुत सारी पॉल्यूशन है। उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI बहुत ही ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कितनी होती है, कितनी रेंज में सेफ माना जाता है, ये आपको आशा है कि कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इसके कारण भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जैसे हम आज देख रहे हैं कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी को क्या कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, यानी जंगलों को काट काट करके, यानी जो भी पशुएं हैं, यानी जो भी जंगली जानवर उनके रहने की जगहों को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। यानी जंगलों को काटना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। जब फॉरेस्ट ही हट जाएंगे तो क्या होंगे, बारिश कम होंगी, इसी कारण से भी आजकल बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे और कहेंगे कि सर बारिश तो ठंडी में बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो क्यों हो रही है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हो रही है, ठीक है। वो भी एक क्लाइमेट चेंज का ही आपको प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रोल क्या है कि क्लाइमेट चेंज करने में, ठीक है, यानी जंगल को काटना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डज डिफॉरेस्टेशन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बर्निंग, कटिंग डाउन ट्री रिजर्व इफेक्ट कार्बन सजेशन एंड द रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी बहुत सारे जंगलों को हम काट करके वहाँ की जो भी चीजें हैं उसको हम जला रहे हैं, ठीक है, लकड़ी जला रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो जा रहे हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो रही है और भी बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, जिसके कारण से एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, मात्रा बढ़ रही है, जिसके भी कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज जब होगा तो क्या इफेक्ट देखेगा, क्या प्रभाव देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको दिखेगी, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग हमने अब जिक्र कर भी दिया है और यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं, क्या नहीं, हमारी जो अर्थ की क्या हो गई, टेम्परेचर बढ़ गई, जिसके कारण से सारे ग्लेशियर से जो आपको देख रहे होंगे कि पिघलते हुए दिख रहा है, ठीक है। जिसके कारण से यानी समुद्र की वाटर लेवल बढ़ेगी, ठीक है, और क्लाइमेट क्या हो जाएंगी, पूरी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, 1900 में ये सब यहाँ पे समय दिया गया और यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर क्या है, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ लिया गया है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से लिया गया है, ठीक है, यानी वो 1880 में यहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ा था, 1900 में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही समय बढ़ते जा रहा है उसी के अनुसार क्या हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर इधर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2020 में यहाँ पे 1.2 डिग्री सेल्सियस क्या हुई है, यानी टेम्परेचर बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ये जो टेम्परेचर है क्या हुई, बढ़ रही है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए और हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको भी पता होनी चाहिए कि इस समय कितना डिग्री
टेम्परेचर बढ़ गया है यानी अपने अर्थ की, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे यानी क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, अर्थ हमारी क्या हो रही है, बहुत ही उसकी जो टेम्परेचर है उसकी चेंज हो गई, ठीक है। ऐसा है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2050 में यानी ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पहले कितना था टेम्परेचर, लेकिन अब क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत सारे बढ़ गए, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ को भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटॉलरेबल हीट, ठीक है, यानी जब क्लाइमेट चेंज होगी यानी हीट अर्थ की बढ़ेगी तो क्या होगी, आप उस टेम्परेचर यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ही धूप होगी, धूप को आप क्या करेंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आजकल देखने को भी मिल रहा है, ठीक है, पहले से ज़्यादा तेज इस समय धूप हो रही है, ठीक है। अगला है कि सर्व ड्रॉट, यानी आप देखेंगे जब क्लाइमेट चेंज होगी तो ड्रॉट, सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, यानी जब जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश होगी नहीं, यानी बेसमय क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। तो उसी के कारण भी क्या होगा, यानी बहुत सारे सूखा पड़ने की कारण देखने को मिलेगी, और ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डिक्लाइन द क्रॉप पीरियड, जब क्या होंगे, जब सूखा पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे कि यानी जो हमारे क्राफ्ट की जो इल्ड है, प्रोडक्शन है, ठीक है, उसकी क्या हो जाएंगी, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी घट जाएगी, यानी पूरा मिला करके कि क्राफ्ट की जो प्रोडक्शन है, उपज है, वो भी घटेगी, ठीक है, ये भी इसका प्रभाव दिखेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें देख रहे होंगे कि जो ग्लेशियर है नॉर्थ पोल पे है, और बस इतना ही बचा हुआ ग्लेशियर, बाकी सब क्या हो गए, पिघल करके नदियों में आ रहे हैं, ठीक है। ये अप्रैल 2017 की क्या है, डाटा है। अब अगला है मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर, यही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यह नॉर्थ पोल की ये फिगर है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे ग्लेशियर्स लगभग पिघल रहे हैं, और पूरा पिघल करके इसमें क्या है, यानी जो हमारी ओशियंस में आ गए हैं, ठीक है, और इसकी लेवल बढ़ गई, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको ये दिख रहा होगा फिगर में क्या क्या चीजें, तो सब ये डूबा हुआ है, जो शहर है वहाँ गांव के जो ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं सब ये समुद्र में बिखरा हुआ आया हुआ है। तो देख सकते हैं ये है दुष्परिणाम क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो यही हाल होगा, ठीक है, ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा और पूरा आकर के इसमें बाढ़ ही आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो ग्लेशियर पे रहने वाले बेचारे जो जीव जंतु हैं वो भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज का क्या है इफेक्ट है, आपको दिख रहा होगा। हरिकेन आ जाएगा, ठीक है, यानी बहुत तरह तरह के क्या होंगे, तूफान आएंगे, सुनामी आएगा, हरिकेन आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा भी, देख रहे हैं, देख रहेंगे भी होंगे। हैवी रेन, बहुत सारे बारिश होंगे, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो पूरा डिस्टर्ब भी हो जाएगा, ठीक है, तो बारिश भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। पॉल्यूटेड एयर, यहाँ पे दिल्ली में देख रहे हैं कि एयर कितना पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये दिल्ली का नज़ारा है, ठीक है, कि इतना पूरा पॉल्यूशन है कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ही बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रही है, यानी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे उनकी स्कूल के जो क्या कर दी गई हैं, ऑनलाइन कर दिए जा रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में, ठीक है। रेज इन सी लेवल, जब क्लाइमेट चेंज होगा यानी आइस पूरा मिल्ट होगी तो क्या होंगे, सी लेवल बढ़ेंगे, ये देख रहेंगे मुंबई जैसे यहाँ पे यहाँ पे समुद्र लेवल बढ़ेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे डूबेगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सी लेवल बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, ये भी डूबेगी। तो यानी सी लेवल जब बढ़ेगी तो जो पास में जो भी शहर हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ पे फ्लडिंग हो आ जाएगी, जब जाहिर सी बात है जब किसी समय में बारिश नहीं आना चाहिए उस समय बारिश आएगा तो क्या आपको देखने को मिल जाएगा, फ्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है, ठीक है। बेवजह बारिश देखते हैं कि कभी कभी हो जाती है, ठीक है। जब बारिश होने की समय होता है तो उस समय बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। और आशा है कि आप लोग जो हमारे द्वारा जो क्लास आपको दे दिया गया है यानी लेक्चर वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग कर लिए होंगे। जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं तो लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, आपको नोट्स पूरा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ है, तो आप लोग हमारे ग्रुप के जो अबाउट में यानी ऊपर लिंक को पिन कर दिया गया, वहाँ से जा करके उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए। वहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो आपको जो भी मॉक टेस्ट दिया जा रहा है आपको वहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आप वहाँ से डेली मॉक टेस्ट करते रहिए। जैसे ही हमको समय मिलता है तुरंत हम मॉक टेस्ट पे क्लास पे वर्क करता रहता हूँ आपको फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो फ्लड भी
क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो, ठीक है। लॉस ऑफ हैबिटाट, बहुत लोगों का क्या हो जा रही है, यानी जगह जो रहने का जो जगह है वो भी क्या हो जा रही है, जब हम बाढ़ आ जा रही है तो खत्म हो जा रही है, तो इससे उनके जो रहने का जो शरण भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है उनके इम्पैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बेचारा ये समुद्री जीव है, एनिमल है, ठीक है, बर्ड है, ठीक है, यानी जो डेथ ऑफ एनिमल एंड बर्ड, यानी जो भी जब क्लाइमेट चेंज होगा उनके अनुसार क्लाइमेट जब नहीं मिलेगा तो क्या होगी, यही परिणाम आपको देखने को मिलेगा, यानी जो जो समुद्र में बेचारे जीव वो मर जा रहे हैं, ठीक है, जो अर्थ पे है वो भी मर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट जब चेंज होगी तो यही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने बेचारे समुद्री जीव हैं, सब मर गए, क्योंकि हमने ये क्या किया है, जल को पूरा प्रदूषित कर दिया है, ठीक है। वहाँ पे रहने का सही से कि क्या है, उन लोगों को एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, वैसा क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा है ताकि वो सर्वाइव करें, यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि जो यमुना नदी है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ही नहीं, वहाँ पे पूरा जीरो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे एक भी जीव नहीं यमुना नदी में पाया जाए, क्योंकि वहाँ की जो नदी है वो दिल्ली से ही होकर के आती है, और दिल्ली में आपको पता ही है कि कितना गंदा पानी बहता है, ठीक है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि बेचारे कैसे यहाँ पे पूरा नज़ारा दिख रहा है, ठीक है, कि समुद्र में भी बहुत सारे जीव क्या, और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे समुद्र, यहाँ पे सोच के बताइए क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स में जीव जा करके वहाँ पे क्या हो गए, वो उसमें समाहित हो गए और इसका बेचारा का डेथ हो गया है। तो यही कारण है हम लोग जो भी प्लास्टिक से लेते हैं उसको समुद्र में, नदी में, नालों में फेंक देते हैं, नहीं सोचते हैं कि अगर उसको फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, तो ऐसे जाएगा, फिर उस कोई जीव उसको खाएगा या तो उसी में समाहित हो जाए, फिर उस जीव का क्या होगा, डेथ होगा। तो आपसे आप लोग ऐसा गलती ना करें, ठीक है, ताकि बहुत बड़ा भयंकर परिणाम देखने को मिले, ठीक है। तो आप लोग शिक्षित हैं, ठीक है, तो आप लोग आशा है कि इसको अपने जहन में रखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो किसके कारण से, ये एयर पोल्यूशन के कारण से, आज इतना ज़्यादा टावर हो गया, अदर भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जो चिड़ियों की जो जगह को नुकसान कर दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चिड़िया रेडिएशन के कारण मर जा रही हैं, ठीक है। तो यही है सब पूरा भयंकर परिणाम देखने को मिलेगा। अब चिड़िया मरेंगी तो कहेंगे हमारा क्या नुकसान होगा, बहुत सारे नुकसान होंगे, जो भी इंसेक्ट हैं आपके क्रॉप में लगे हैं, पहले इंसेक्टिसाइड हम लोग कम डालते थे, और आज इंसेक्टिसाइड भी डाल रहे हैं और किट भी नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट भी क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए उस इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट। फिर पहले चिड़िया ज़्यादा होती थी, क्या करती थी, उससे जो भी इंसेक्ट है हमारे फसल में रात जा करके उस पर जा करके जो भी इंसेक्ट पेस्ट थे उसको खा लेती थी, ठीक है। तो हमको इंसेक्टिसाइड भी कम डालना पड़ता था, इंसेक्ट भी कम रहते थे, लेकिन आज हम इंसेक्टिसाइड भी डाल रहे हैं और इंसेक्ट भी बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। यही है क्लाइमेट चेंज देखने का, जो देख रहे हैं नतीजा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे हिरण बेचारे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो नज़ारा, ठीक है। तो सोच के देखिए क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे बेचारा पानी, यहाँ पे पानी ही नहीं है, यहाँ पे नदी में पानी सूख गया है, ठीक है। तो इस बेचारी पानी की वजह है यहाँ पे भैंस से बेचारी मर गई है। तो ये सब नज़ारा है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या इशू हो सकते हैं कि आपको जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर क्लाइमेट चेंज का आपको हेल्थ इशू, आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्थ से इशू होने लगेंगी, ठीक है। जैसे कि मेडिकल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, यानी क्या होंगी, चेंज इन द फिटनेस एंड एक्टिविटी लेवल, पूरा फिटनेस और एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएंगी। हिट रिलेटेड इलनेस अब होने लगेंगी, बहुत सारे एलर्जी आपको क्रिएट होने लगेंगी, ठीक है। इंक्रीज एक्सप्लोरर आपको वाटर बर्न एंड द वेक्टर बर्न इलनेस, ठीक है। तो बहुत सारे आपको बीमारी होने लगेंगे, ठीक है। अगला आपको मेंटल हेल्थ आपके डिस्टर्ब होने लगेगा। मेंटल हेल्थ में क्या क्या हो सकती है, स्ट्रेस आपको होगी, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, गर्फ होगी, सेंस लॉस होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्ट्रेन सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप समाप्त होने लगेंगे, क्यों, क्योंकि लोग प्रदूषित वायु से जूझेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी मेंटल डिस्टरबेंस हो सकती है। सब्सटेंस अब्यूज होगी, ठीक है। पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने लगी, बहुत सारी चीज़ें आपको झेलने को मिलेंगी, ठीक है। आजकल देख रहे होंगे कि लोग पास पास में रह करके भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं। पहले
क्योंकि आज बस लोग लगे हुए हैं मोबाइल में, ठीक है, बस, ठीक है। पहले लोग बहुत दूर रह करके भी पास रहते थे, लेकिन आज पास रह करके भी लोग दूरी बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होंगे तो आपको इशू देखने को मिलेगा। अगला है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में आपको इंक्रीज इंटरपर्सनल एग्रीगेशन होगा, फिर इंक्रीज वॉयलेंस एंड क्राइम बहुत सारे बढ़ेंगे, ठीक है। इंक्रीज सोशल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। डिजीज कम्युनिटी कोजन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे मेडिकल, मेंटल और कम्युनिटी हेल्थ आपको देखने को इशू मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज अब इंडिया में किस तरीके से है, ठीक है, अब जान लेते हैं। मजुली ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। आपको पता है कि अपने इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन है, आपको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो जो मजुली है ब्रह्मपुत्रा रिवर की क्या है, सबसे बड़ी आइलैंड है, ठीक है। मजुली हैज द वेरी हाई पॉवर्टी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़्यादा ही गरीबी है, ठीक है। और वहाँ पे लगभग कितना है, 21.47% अकॉर्डिंग टू जोहरात डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये जो डाटा दिया गया। क्लाइमेट चेंज है द रिजॉल्व इन द कम्युनिटी शिफ्ट रेनफॉल पैटर्न एंड विल बी द इंक्रीज टेम्परेचर एंड द आइसलैंड। उस आइसलैंड की क्या है, क्या हुई है, वहाँ की बहुत जो टेम्परेचर है उस आइलैंड की टेम्परेचर ही बढ़ गई है, जिसके कारण से इस कारण वहाँ पे दिख रहा है। इट आल्सो द विजिबल इन द ट्रैक्ट आइलैंड द इरोजन ओवर द last century. Already the income of the Iceland population further the decline the lower form the productivity cause the frequent of the flood erosion and the saltation। तो जिसके कारण से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके कारण से बहुत सारी क्या हो रहे हैं वहाँ पे, सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जिसके कारण से क्या हो रही है, वहाँ की पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया, बाढ़ भी आ गया, ठीक है। ये वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के क्या नतीजे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द क्लाइमेट इंड्यूस्ड हैव द रिजल्टेड फोर्स्ड माइग्रेशन टू नेबरिंग कंट्रीज द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब वहाँ पे जब क्लाइमेट चेंज होगा तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ मुजली आइलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गई है, पूरा यहाँ पे पूरा पानी भर गया। पहले यहाँ पे लोग रहते थे, बारिश आया पूरा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सी लेवल बढ़ी, फिर यहाँ पे क्या हो रही, पूरा बाढ़ ही आ गया। जो भी लोग रहते थे सब माइग्रेट कर गए, यहाँ से लोग दूर भाग गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे आपको बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की जो है रिजल्ट आपको राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और भी जो भी अपने जो स्टेट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ के टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ी हुई है, ठीक है। पिछले जो टेम्परेचर था, ये अर्थ की टेम्परेचर बता रहा हूँ कि ये इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ कि जो क्लाइमेट चेंज के कहाँ क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला है। रीजन वल्नरेबिलिटी टेम्परेचर चेंज इन द dependent several factors such as the access to the infrastructure, electricity, road and the weather, water connection. It is the dependent on the agriculture according to the World Bank. Central district in the India must have the vulnerable climate change, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारी, जैसे कि आप देखेंगे विद इन द रीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र विदर्भा रीजन ऑफ द पार्टिकुलरली ससेप्टेबल क्लाइमेट चेंज डैमेज। क्लाइमेट चेंज के कारण से महाराष्ट्र में जो जिला है क्या है, पूरा ये चेंज क्या वहाँ पे ससेप्टेबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे डाटा है जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अब कैसे, अब ये बात आती है कि कैसे हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे हम रोकें, ठीक है। कैसे क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करें, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कैसे हम रोक सकते हैं, तो ठीक है। तो रिड्यूस यूजेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, आप क्या करें, यानी जो भी क्या हो रही है, यानी जो भी गैसेस आ रही हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस को जो इमिशन कर रही हैं, जो उत्सर्जित कर रही हैं, उस चीज़ों को क्या करें, बंद कर दें। अब आपको पता होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस किस किस से क्या होते हैं, यानी आते हैं, फिगर में देख रहे होंगे कि यानी ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना है ताकि हमारी अर्थ क्या हो, बची रहे। जैसे CO2 जहाँ से जो हम लोग बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, उसको रोक दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक दें, सब अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना चाहिए, ठीक है। अब हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ना कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल एनर्जी उसके तरफ होनी चाहिए। तो आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी हम लोग रेडिएशन कॉज करने वाले चीजें हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारे जो
अर्थ है उस पर क्या करते हैं, ये हीट बढ़ाते हैं और हमारी क्लाइमेट क्या होती है, चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करनी चाहिए आपको, रोकने चाहिए, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिशन हो और हमारी क्लाइमेट बची रहे। ठीक है, तो आपको प्लांट को क्या करने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, आपको जगह जगह प्लांटिंग करनी चाहिए। कहा जाता है कि एक प्लांट को काटो और 10 प्लांट लगाओ, लेकिन प्लांट आजकल लगा ही कौन रहा है, ठीक है। तो आपको प्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि लोग एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है, जाहिर सी बात है भाई, एक पौधा आप लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप कितना वो ऑक्सीजन उत्सर्जन करेगा। और एक चीज और, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से प्लांट रिलीज करते हैं, आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन पॉपुलर नासिक रेलवे स्टेशन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो भी क्या है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यानी यहाँ पे नासिक का रेलवे स्टेशन का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांटिंग किए गए हैं, वर्टिकल गार्डनिंग किया गया है। वर्टिकल गार्डनिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, वर्टिकल गार्डनिंग क्यों, जहाँ पे जगह ही कम होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, यानी ऐसे स्टैंड में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांटिंग लगा देते हैं। आपके टॉपिक में वर्टिकल गार्डनिंग और फ्लोटिंग गार्डनिंग, ठीक है। तो हम एक इसका प्रॉपर एक टॉपिक पे लेक्चर लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जान सकते हैं कि जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग करें, तो जिसके कारण से ऑक्सीजन क्या होंगी, ज़्यादा ही प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, और हमारी क्लाइमेट को सुरक्षित रखेगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडोर प्लांट होते हैं, एक आउटडोर प्लांट होता है। इंडोर प्लांट क्या होता है, जो हम घर में लगाते हैं, मेज पे रखते हैं या घरों के बालकनी में रखते हैं, ठीक है, वो इंडोर प्लांट कहलाते हैं। इनके सारे एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इंडोर प्लांटिंग और आउटडोर प्लांट भी है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन इंडोर प्लांट के अंतर्गत आता है, कौन आउटडोर प्लांट के अंतर्गत आता है। तो यह है रेलवे स्टेशन का नज़ारा, जो क्या है, ये वर्टिकल गार्डनिंग की गई है, जिसके कारण से बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज करते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं अपने घर पे, रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है। घर में अगर छोटा जगह है तो वहाँ पे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे गार्डनिंग कर सकते हैं, जाके आप टेम्परेचर को क्या करें, कंट्रोल कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी ये घर में है क्या है, यहाँ पे बहुत सारी वर्टिकल गार्डनिंग की गई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो इससे आप रोक सकते हैं। अब प्लांट कॉमनली यूज्ड इन ऑक्सीजन पॉपुलर, कौन कौन से ऐसे प्लांट जो हैं, ठीक है, जो ये सब प्लांट जो हैं घर में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जो क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो पीस लिली है, ठीक है, पीस लिली, पार्लर पम है, ठीक है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, ये सब क्या है, इंडोर प्लांट है, ठीक है। इंडोर प्लांट जो घर में लगाए जाते हैं, आप ऐसा देखा होगा, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं घर में लगाते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलते रहते हैं। अब चीजें आप क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं आप लगा सकते हैं। आज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम ला रही है, जिसके कारण से जो सोलर जो दिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, यानी पीएम कुसुम योजना के तहत क्या करेंगे, सोलर पैनल बंटवा रही है, एक मोटर भी साथ ही में दे रहे हैं, जिसके कारण से किसान क्या करें, सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो, ना कि वो जो फॉसिल फ्यूल यानी डीजल पेट्रोल की यूज से अपने खेतों को सिंचाई करते हैं, ठीक है। हम लोगों को भी ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, हम लोग भी क्या करनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट अगर स्कीम दे रही तो उसकी क्या करें, यूज करें, और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम क्या करें, शिफ्ट हो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। अब आपको पता होनी चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल एनर्जी फिर आपको क्या करें, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर करके आप यूज करें, वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो आप कोयला पेट्रोल डीजल ये सब सारी जला रहे हैं, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो एक कमेंट करके बताएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से स्रोत हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इनके रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे जान लें प्रॉपर चेकिंग ऑफ द कैटालिस्ट कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, यानी जो भी जो आपके साइलेंसर लगे होते हैं, ठीक है, इनको क्या करें, प्रॉपर चेंज करते रहें, ठीक है, चेक करते रहें कि कहीं जो ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे जो ये जो से क्या होते हैं, साइलेंसर होते हैं, वहाँ से क्या होते हैं, धुआं निकलते हैं, तो उसको प्रॉपर आप चेंज करते रहें, ठीक है, उसको कन्वर्ट करें, कन्वर्टर यूज कर लेंगे भाई, जो CO2 निकल रही हो क्या करें, उसको चेंज करके कुछ और ही गैसेस में कन्वर्ट करें। तो ऐसा भी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे देख रहे होंगे बाइक का क्या है, साइलेंसर है। व्हाट हैपेंस द कैटालिटिक, ठीक, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब क्या कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, तो यहाँ से H2 और CO2 यहाँ पे जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे देखिए 3 वे कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का और यहाँ पे मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड और NOx यानी कहने का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जाएंगे। फिर यहाँ से क्या करेगा, एक कन्वर्टर कर देगा, कन्वर्ट करके ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जल और CO2 में निकाल देगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूस द यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने भी जो भी क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है। यानी जो भी गाड़ी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, ठीक है। यानी अब पेट्रोल को छोड़ करके अब यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में होने चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या करने चाहिए, यानी गाड़ी का कम यूज करने चाहिए। जहाँ तक कम ही सम दूरी के लिए जाना है तो आप साइकिल का यूज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे और आपकी क्या होंगी, क्लाइमेट भी बच जाएगी, इन्वायरमेंट भी कम पोल्यूशन होगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं शहर में, यानी सुबह सुबह वो लोग साइकिलिंग करते हैं, तो और काम भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यूज ई व्हीकल, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही ज़्यादा ही प्रमोट करने चाहिए, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है, ठीक है। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि इस गाड़ी में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उस पर जो प्लेट लगे होते हैं, नंबर प्लेट, उस क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो आप पहचान भी लेंगे कि कोई ये व्हीकल है तो किस कलर का प्लेट होती है, ठीक है। तो एक जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर, आपको पता होनी चाहिए कि CFC जो गैस होती है किससे निकलती है, किससे निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबल CFC फ्री रेफ्रिजरेटर जैसे कि सैमसंग, ये सारी चीजें सब ये क्या है, बहुत सारी ये अलग अलग प्रकार के क्या है रेफ्रिजरेटर जो CFC फ्री हैं, ठीक है। अवेलेबल CFC फ्री AC इन इंडिया, ठीक है। AC भी क्या करते हैं, CFC निकालते हैं। तो आपको ऐसे ही AC का यूज करने चाहिए जो क्या करें, जो CFC फ्री हो, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से फ्री हो, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी जो क्या है जो AC है जो क्या है CFC फ्री है, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी कंपनी का है, ठीक है। हमने नॉलेज के पर्पज से डाल दिया है, ठीक है। अवॉइड प्लास्टिक, सेव सेव योर प्लेनेट, ठीक है। आप क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको क्या करनी चाहिए, हटाने चाहिए, ठीक है। और आपको जो भी इसके अल्टरनेटिव में है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लास्टिक में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सारी चीजें परिणाम मिलेंगे, ठीक है। बायोप्लास्टिक का यूज करने चाहिए, बायोप्लास्टिक यानी जो ऐसे प्लास्टिक जो क्या हो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, उसको बायोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको पता हो गया होगा, ठीक है। इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क IYCN के अनुसार इंडिया हैज द वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। चाइना को भी हम लोग पछाड़ दिए, ठीक है। तो क्या करनी चाहिए कि वहाँ पे अबाउट द थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द एज 35 पे, यहाँ की जो एज है लगभग एवरेज जो एज है 35 पे, यहाँ पे इंडिया में ये बात खासियत है कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया की है, ठीक है। अगर हम लोग भी जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग के पास इतना ताकत है, ठीक है। फॉर मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म चेंजेस टेक द प्लेसेस कन्वर्सेशन एंड द क्लाइमेट चेंज मस्ट include youth voices of the YEFD, take environmental defense fund worked with the talented young leader set up the Indian youth of the climate network IYCN with the India largest youth of the network climate change is the local chapter across the country। तो कहने का मतलब हम लोग क्या है कि ये इतना ज़्यादा एंगेस्ट है तो हम लोग इस पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए और अपने क्लाइमेट को चेंज होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, यानी वाटर रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इन द एक्स एग्जेस, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें की डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यानी सब्सटेंशियल रिड्यूसेस अवेलेबल वाटर, मेनी वाटर स्केयर एरिया इन द वर्ल्ड
बट इंक्रीज द सम अदर एरिया, बहुत सारे एरिया में क्या हो सकते हैं, वाटर की कमी पड़ सकती है, यानी फ्रेश वाटर की क्वालिटी क्या हो सकती है, कम हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ की टेम्परेचर बढ़ सकती है, तो ये सारी क्या हो सकते हैं, आपको इम्पैक्टेड देख सकते हैं, ठीक है, यानी वाटर क्या हो सकते हैं, यानी ये वाटर की स्कैरिसिटी बढ़ सकती है, ठीक है, ये सारे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, अब आपको एग्रीकल्चर में देखने को टेम्परेचर जब बढ़ जाएगी, प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे, जिसके कारण से क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, ठीक है, और लॉन्गिविटी ऑफ ग्रोइंग सीजन विल बी चेंज, ठीक है, यानी क्रॉप की जो ग्रोइंग की जो सीजन वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं जिसमें बारिश होना चाहिए बारिश हो ही नहीं रही है, बारिश ठंड में हो रही है, जिससे किसानों को क्या होना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, फसल को लगा रहे हैं हार्वेस्टिंग करने के समय, जब पानी चाहिए तो उस समय पानी बरस नहीं रही है, जब फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो पानी लग जा रही है, खेत में फसल ही डूब जा रहा है, तो ये सारी बहुत सारी इनको प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। ड्रॉट एक्सट्रीम इवेंट ऑफ द डिक्रीज यील्ड, ठीक है, यानी सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जा रही है, ठीक है, जिसके कारण से क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जा रही है, डाइवर्सिटी शिफ्ट हो जा रही है, चेंज इन द क्रॉप वेराइटी, वेराइटी यानी चेंज हो जा रही है, ठीक है, न्यू पेस्ट और डिजीज, नए नए तरह के डिजीज क्रॉप में लगने लग रहे हैं, और नए नए तरह के इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं, वो भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल को हम लोग यूज कर रहे हैं, और केमिकल के द्वारा क्या हो जा रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या हो जा रहे हैं, मर भी नहीं रहे इंसेक्ट, तो क्या है ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। हेल्थ हेल्थ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को इम्पैक्ट मिलेगी, जैसे कि थर्मल स्ट्रेस हो जाएंगे, यानी हीट वेव, कोल्ड स्पेल, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट, यानी वेदर डिजास्टर आपको मिलेगी, ठीक है, पर्सनल इंजरी, डैमेज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, इनफैक्ट डिजीज, मलेरिया, डेंगू, ये सब सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एयर पोल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ेगा, जिसके कारण से एसओ सी, कार्बन मोनोऑक्साइड या NO2 और O3 ओजन की जो लेवल है क्या होंगी, बढ़ेगी, और हमारे जो अर्थ की जो टेम्परेचर वो भी बढ़ेंगी, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, तो आपको क्या करने चाहिए, आपको पता हो गया होगा कि हमको क्लाइमेट चेंज होने से बचाना चाहिए, बहुत ही क्या है, सबके लिए क्या है, बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, अपने क्लाइमेट को चेंज होने से बचाना चाहिए, ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। तो चलिए, आपने आपको बहुत ही अच्छा क्लास लगा होगा, आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे, एंजॉय किए होंगे, और आप लोग पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, और जो भी डाउट है आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हम लोग समझ सकें कि आपको किस प्रकार की दिक्कत की सामना करनी पड़ रही है, तो आशा है कि हम उसको उस पर जल्द ही काम करेंगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार कर दी गई हैं, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन होइए, ठीक है, और मॉक टेस्ट को लगाइए, ठीक है, और जैसे ही हमको समय मिलेगा फिर से हम नेक्स्ट क्लास से ऐसे ही अनवरत कंटिन्यू रखते रहेंगे, और आप लोग की एग्ज़ाम अच्छा होगी, आशा है कि आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।